नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, मैं पीयूष मित्तल आज आपके लिए लेकर आया हूं कि अगर आपने किसी भी तरह की कोई कैश क्रेडिट यानी सीसी लिमिट ली हुई है तो आपको जैसा कि पता होगा कि कई बार बैंक आपके लिए मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर या एनुअली बेसिस पर स्टॉक स्टेटमेंट की डिमांड करती है। तो दोस्तों, सैंपल के तौर पे आज हम एक बैंक का जो नेशनलाइज बैंक है उसका हम स्टॉक स्टेटमेंट का एक एग्जांपल लेंगे और उसके बिहार पर हम चेक करेंगे कि कैसे आपको स्टॉक स्टेटमेंट बनाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं या फिर आप एक रिटेलर या सर्विस प्रोवाइडर हैं। जनरली रिटेलर या सर्विस प्रोवाइडर के लिए स्टॉक स्टेटमेंट बनाना थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं होती है। तो ऐसे केस में रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स की कोई डीलिंग की बात ही नहीं आपके सामने आती है। तो दोस्तों, अब हम लोग जो आज बात करेंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट मैं बताऊंगा जो आपको स्टॉक स्टेटमेंट बनाते समय ध्यान रखनी है। अगर आपको उन पॉइंट्स को आप फॉलो नहीं कर सकते हैं तो ऐसे केस में आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है या आपका स्टॉक स्टेटमेंट बैंक रिजेक्ट भी कर सकता है या आपको वापस से बनाने के लिए दे सकता है। तो दोस्तों, आपके सामने एक एग्जांपल में देख रहे होंगे कि आपके सामने एक स्टॉक स्टेटमेंट का एक एग्जांपल है। इसमें जो स्टॉक स्टेटमेंट है वो आपके लिए मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पर स्टॉक स्टेटमेंट दिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मैसर्स, जिसमें आपको अपनी फर्म का नाम मेंशन करना है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी बैंक हो सकता है, कोई प्राइवेट बैंक या नेशनलाइज बैंक। तो उसके अंदर जो भी बैंक की ब्रांच में आपने सीसी लिमिट ली हुई है उसका आपको मेंशन करना है। और तीसरी चीज़, आप यह स्टॉक स्टेटमेंट कितने तारीख का बनाकर दे रहे हैं। दोस्तों, ये बनाने के लिए जनरली आपको पता होगा कि और आपको ध्यान भी रखना चाहिए कि हर साल जैसा कि अगर कोई भी पर्सन सीसी लिमिट लेता है यानी कोई भी बिजनेसमैन सीसी लिमिट लेता है तो उसको हर साल अपनी सीसी को रिन्यू कराना मैंडेटरी है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी रिन्यूअल्स की डेट कब आएगी। यहाँ तक कि बैंकर आपको इसके बारे में इन्फॉर्म तो कर देता है, लेकिन इससे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उस सीसी लिमिट को आप ध्यान रखें कब आपको उसे रिन्यू करना है। तो ऐसे केस में आपको उस डेट से या उस डेट से पहले पहले काफ़ी सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपके प्रोजेक्शंस हैं, आपका स्टॉक स्टेटमेंट है, आपके लास्ट ईयर की फाइनेंशियल हैं जो आपने ऑडिटेड या आपकी आईटीआरस हैं, वो आपको क्या करना है, बैंक को हैंड ओवर करने हैं। तो दोस्तों, ऐसे केस के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बैंक का आपका जो स्टॉक स्टेटमेंट है वो आपको कैसे बनाना है। तो दोस्तों, ये आपको स्टॉक स्टेटमेंट हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो जो भी आपकी फर्म का नेम है, कितने तारीख को बना रहे हैं और बैंक की किस ब्रांच के अंदर आपका खाता है तो वो आपको मेंशन करना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे लोन का जो अकाउंट नंबर है वो आपको मेंशन करना है। और जैसा कि मैं बता दूं कि सीसी लिमिट के लिए ही स्टॉक स्टेटमेंट बनाया जाता है। दोस्तों, स्टॉक स्टेटमेंट के अंदर हम बात करेंगे तो इसमें 2 या 3 पार्टों में हम इसे बांट सकते हैं कि एक तो स्टॉक स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉक ही नहीं होता है, इसमें आपको अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स भी मेंशन करने होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपनी लिमिट को मेंशन करना होगा कि कितनी की लिमिट आपकी चल रही है। दोस्तों, इस जो वीडियो है इसको मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ, क्योंकि पहले पार्ट में तो मैं आपको सिखाऊंगा कि स्टॉक स्टेटमेंट कैसे बनाना है और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि डीपी यानी ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन आपको कैसे निकालनी है। ये डीपी इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के लिए ही आपका स्टॉक स्टेटमेंट मांगा जा रहा है। दोस्तों, मैं एक कारण भी बता देता हूँ आपको कि स्टॉक स्टेटमेंट क्यों लिया जाता है। क्योंकि कभी भी कोई सीसी लिमिट यानी कैश क्रेडिट लिमिट ली जाती है उसकी जो प्राइमरी कोलेटरल हमेशा स्टॉक और डेटर्स ही होते हैं, भले ही आपने कोई प्रॉपर्टी दी हुई हो, क्योंकि प्रॉपर्टी को वो सेकेंडरी कोलेटरल की तरह हमेशा ट्रीट करता है। तो दोस्तों, आप इसके अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या करना है, सीरियल नंबर वाइज आपके जो भी प्रोडक्ट्स के स्टॉक्स हैं, मान के चलिए आपका टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल में जो भी आपके प्रोडक्ट कोड हैं या प्रोडक्ट का नेम है और यह स्टॉक किस जगह रखा हुआ है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ जो प्रैक्टिकली लेवल पे भी अप्लाई होती है। आप जिस भी जगह पर स्टॉक को रखते हैं वो स्टॉक का एड्रेस आपके इंश्योरेंस यानी कोई भी बैंक जब कोई सीसी लिमिट देता है तो आपको पता होगा कि वो आपका स्टॉक इंश्योरेंस भी करता है, तो उस इंश्योरेंस में ज़रूर अपडेट होना चाहिए, क्योंकि कल किसी भी घटना के होने पर हो सकता है आपको वो कंपनसेशन या क्लेम नहीं मिले, क्योंकि आपने जो स्टॉक आपकी इंश्योरेंस की कॉपी है उसमें आपने एड्रेस मेंशन नहीं कराया। तो ध्यान रखिए, अगर अभी तक आपने एड्रेस चेंज नहीं करवाया है, आपने यूनिट का एड्रेस चेंज किया है
तो ज़रूर बैंक को इन्फॉर्म कीजिए, और या फिर जहाँ से आपने इंश्योरेंस स्टॉक इंश्योरेंस करवाया है उसमें अपने एड्रेस को ज़रूर अपडेट कराइए। जो भी आपकी क्वांटिटीज़ हैं आप इसके अंदर मेंशन कीजिए कि जो भी मेरे पास स्टॉक है इसकी टोटल क्वांटिटीज़ कितनी है, कितने रेट का माल है। दोस्तों अब आती है बात रेट की। देखिए मैं एक एज़ पर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है उसके अंदर ये बताया जाता है कि जो भी इन्वेंट्री है उसका वैल्यूएशन किस पे लिया जाता है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन ऑलवेज कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। यानी मान के चलिए कोई प्रोडक्ट आपका 100 रुपये का आप खरीद के लाए हैं, उसकी मार्केट प्राइस 120 है, तो आपको उसको 120 नहीं लिखना है, जो कॉस्ट है यानी दोनों में से जो भी कम होगी लोअर होगी वो आपको मेंशन करनी होगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो लोअर यानी कॉस्ट और मार्केट प्राइस यानी आपको वैल्यू को बढ़ाकर नहीं दिखाना है, और इस तरह से क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपको मेंशन करना है। और आपको अगर कोई रिमार्क्स देने हैं तो इसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये शीट काफ़ी छोटी आपको लग रही होगी। अगर लगता है कि मेरे पास तो 500 क्वांटिटीज़ का स्टॉक है या डिफरेंट टाइप का स्टॉक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी में संलग्न या इंग्लिश में एनेक्स्ड। एनेक्स्ड यानी कि आपने इसके साथ में शीट को और लगा दीजिए, यानी आपको पता है कि मेरे स्टॉक की क्वांटिटी इतनी सारी है कि जिसमें नहीं आएंगी, तो पीछे आप आपकी स्टॉक स्टेटमेंट जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वहाँ से आप प्रिंट आउट निकालिए, और इस स्टॉक स्टेटमेंट के साथ मोहर यानी सील आपकी जो रबर स्टैम्प है उसके साथ में जो भी ऑनर के सिग्नेचर या ऑथराइज सिग्नेटरी हैं डायरेक्टर या पार्टनर के केस में आप साइन करके बैंक को दे सकते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट तो बात हो गई हमारी स्टॉक की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टॉक स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉक ही नहीं है, डेटर्स क्रेडिटर्स के बारे में भी आपको मेंशन करना जरूरी है। तो दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं। अब बात आती है डेटर्स की। यहाँ पर डेटर्स से क्या सीन है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपने सीसी लिमिट की ली है, तो जो भी आपके स्टॉक है और जो देनदार यानी डेटर्स हैं उन पे पहला राइट बनता है बैंक का। तो बैंक क्या करती है, बैंक आपसे पूछती है कि जो भी देनदार हैं आपके, उस केस में आप हमें बताइए कि आपके जो देनदारी में 90 दिन तक की उधारी कितनी है, ऐसे कौन से देनदार हैं जिनका 90 दिन से ज़्यादा या 180 दिन है, और ऐसे कौन से हैं जिनका 180 दिन से ज़्यादा है। दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि जो 90 दिन जनरली 90 दिन तक के जो डेटर्स हैं उन डेटर्स को बैंक अपनी लिमिट की कैलकुलेशन यानी ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन के लिए कंसीडर करता है। तो दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया कि ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। तो पहली वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको स्टॉक स्टेटमेंट कैसे बनाना है, तो आप ध्यान रखिएगा दूसरी वीडियो भी आपको ज़रूर देखनी है, क्योंकि उसी से आपको पता लगेगा कि मेरा स्टॉक स्टेटमेंट का फाइनल वैल्यू कितना होना चाहिए। ओके गाइस, तो डेटर्स को आपको आपने अपने सॉफ्टवेयर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेटर्स की 90 डेज़ पुरानी कितने हैं, ऐसे कौन से देनदार हैं जिन्हें 90 दिन से ज़्यादा हो गया है अपना पेमेंट किए हुए, और ऐसे कौन से देनदार हैं जो 180 दिन यानी डेटर्स 180 डेज से ज़्यादा का मेरा ड्यूज चल रहा है। दोस्तों अगला पॉइंट आता है आपको सेल्स, यानी सेल्स बतानी है कि मेरे लास्ट मंथ की सेल्स कितनी है, ड्यूरिंग द मंथ मेरी सेल्स कितनी है, और टोटल मेरी इस फाइनेंशियल ईयर में सेल्स कितनी है। हिंदी इंग्लिश में काफ़ी अच्छे ढंग से लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट पे और ले जाना चाहूँगा, जैसे कि ये स्टॉक स्टेटमेंट जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जनरली ट्रेडर्स के लिए और या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको लगता है कि उन्हें भी कुछ अमाउंट में सीसी मिल गई है। जनरली जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनको ओडी लिमिट दी जाती है क्योंकि उनके पास स्टॉक बहुत ही कम केस में होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको सीसी मिल गई है तो उस केस में भी लाइक एज ए ट्रेडर ही उसको अप्लाई किया जाएगा। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट अगली चीज़ है कि क्रेडिटर्स आपको क्या करनी है, यहाँ पे लिख रहा है एनेक्सर करनी है, और आपको डेटर्स की लिस्ट भी चाहे तो आप एनेक्सर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ डेटर्स एज पर एनेक्सर, यानी आपको यहाँ पर जो कॉन्सोलिडेट अमाउंट है सिंगल अमाउंट है वो मेंशन करना है, लेकिन आपको शीट संग में जरूर एनेक्स करनी है। आपको जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं वो आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट मेंशन करना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको परचेज भी करना, अगला पॉइंट आता है परचेज का, तो परचेज भी आपको बतानी है कितना आपका परचेज है। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, देखिए गलती से कभी भी कई बार लोग क्या करते हैं कि क्रेडिटर्स को जीरो कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी जो डीपी है ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन है वो ईजी वे में निकल के आ जाएगी। ऐसी गलती आप कभी मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी जो बैंकर है या ऑडिटर है जब ऑडिट करने जाता है तो वो पकड़ लेगा, क्योंकि आपको पता है आपकी जब ऑडिट होती है या आप जो भी बैलेंस शीट अपने बैंक को देंगे तो उस टाइम हम लोग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स को ज़रूर दिखा देते हैं, क्योंकि क्रेडिटर्स 99% हमारी बुक्स में होते ही होते हैं, यानी कुछ माल तो कभी ना कभी उधार लिया जाता है। हाँ, लेकिन अगर जेन्युइन आपका ऐसा काम है जहाँ पर हमेशा एडवांस पेमेंट करके ही हम लोग
अपना माल खरीदते हैं, तो दोस्तों ऐसे केस में आप अपने क्रेडिटर्स को जीरो दिखा सकते हैं, बशर्ते आप अपने बैंकर को या फिर बैंकर के ऑडिटर को सेटिस्फाई कर दें। तो दोस्तों ऐसे केस में आप देख रहे होंगे कि मेरे चारों पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, और आप ये मैंने बताया है ट्रेडर्स के लिए और आपको सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा अभी कि मैन्युफैक्चरर्स के केस में किस तरह से काम करना है। दोस्तों मैं डीपी निकालना आपको नहीं सिखा रहा हूँ, डीपी मैं आपको एक्सेल शीट में सिखाऊंगा। तो दोस्तों हम चलते हैं हमारे मैन्युफैक्चरर्स के केस में। तो दोस्तों ये एक आप स्टॉक स्टेटमेंट की कॉपी देख पा रहे होंगे। इसके स्टॉक स्टेटमेंट के अंदर आपको दिख रहा होगा रॉ मटेरियल आ रहा है, स्टॉक इन प्रोग्रेस आ रहा है, फिनिश गुड्स आ रहा है और स्टोर स्पेयर पार्ट्स भी आ रहे हैं। यानी मैन्युफैक्चरर्स के केस में रॉ मटेरियल आता है, उसको मशीनों में उसको किसी भी तरह से चेंज करके WIP यानी आधा यूजेबल बनाया जाता है, फिर उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये क्या है, ये अपने आप में काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। तो ऐसे केस में बैंकर क्या करता है, आपसे कंप्लीट स्टॉक डिटेल मांगता है। दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस केस में मैन्युफैक्चरर्स के केस में क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक डालते टाइम ध्यान रखिएगा, आपने जो लास्ट का स्टॉक स्टेटमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाया है वो उस स्टॉक से मैच करना चाहिए। अगर आपका स्टॉक मैच नहीं करेगा तो ऑडिटर हो सकता है कि आपके अकाउंट को साइन करके यानी दैट्स मीन उसको अलग से दिखाकर NPA में भी डाल सकता है कि आपने यहाँ पर जो स्टॉक दिखाया है वो झूठा या गलत दिखाया है। दोस्तों साथ में मैं एक सलाह भी देना चाहूँगा, जनरली हम लोग क्या करते हैं 31 मार्च को हमारा स्टॉक दिखाते हैं, जिस दिन हम बुक्स क्लोज करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा हमारे इनकम टैक्स एक्ट में हम लोग फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू करते हैं और 31 मार्च को हम ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों 31 मार्च को जो आप स्टॉक दिखा रहे हो तो वो ज़रूरी नहीं कि आपका जो ऑडिटर है वो ऑडिट करते टाइम भी सेम दिखाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है ऑडिट की जो फॉर्म्स आते हैं वो मई जून के आसपास में आते हैं या अप्रैल में आते हैं, यानी 31 मार्च तक फॉर्म्स नहीं आए होते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने एक स्टॉक स्टेटमेंट जो 31 मार्च एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो 31 मार्च 2022 को आपने 50 लाख रुपए का स्टॉक दिखाया, लेकिन जब आपके CA ने ऑडिट करने बैठे तो उसमें वो स्टॉक उन्होंने 50 की जगह 60 लाख रुपए का या 55 लाख रुपीज़ का दिखा दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को बैंक को देंगे और स्टॉक स्टेटमेंट जो आप ऑलरेडी 31 मार्च 2022 में दे चुके हैं उन दोनों में डिफरेंस आएगा। तो ऐसे केस में आपका अकाउंट NPA भी साइन किया जा सकता है, यानी कि ऑडिटर आके आपके अकाउंट को स्पेसिफाई कर सकता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप चाहें तो ऐसे केस में स्टॉक को आप 30 यानी 31 मार्च या 29 मार्च को भी दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मैं बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स के लिए। जैसा कि हम बता चुके हैं पहले पॉइंट में, आप अपनी कंपनी का यूनिट का एड्रेस और नेम मेंशन कीजिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस का जो कॉपी है उसमें वही एड्रेस होना चाहिए जो आप में फिजिकली स्टॉक जहाँ पे मेंटेन करते हैं। दूसरा, आपको लोन का अकाउंट नंबर दिखाना है और ये कितनी तारीख को दिखा रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर मैंने बता दिया है रॉ मटेरियल कि आपको ओपनिंग कितनी है, कितना रेट पे ख़रीदा था, कितना आपका वैल्यू है। ध्यान रखिएगा कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी कम हो उसी पे दिखाना है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई प्रोडक्ट मेरा मान लीजिए कि ऑब्सोल्यूट हो चुका है, यानी आज मार्केट में उसकी कोई कीमत नहीं है, तो जो भी उसकी लोअर टू लोअर वैल्यू है कि आपको लगता है कि मैंने 100 रुपये की खरीदा लेकिन मेरे को 50 रुपये में बिकेगा, तो आपको 50 रुपये पे दिखानी है। दोस्तों मैं बीच में वापस आपको बता रहा हूँ कि आप DP का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आप स्टॉक स्टेटमेंट बना के दे देंगे लेकिन पता लगा कि कल आपकी जो ड्राइंग पावर है या CC लिमिट है वो बैंक ने कम कर दी, तो इसलिए मैं सेकंड वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। ओके गाइस, अगला पॉइंट आता है आपके लिए कि आपको अगला इन्फॉर्मेशन क्या दिखाना है। जैसे कि ये सारा स्टॉक से रिलेटेड हो चुका है, जो ये स्टोर और स्पेयर पार्ट्स जनरली क्या होता है, कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हम लोग कुछ टूल्स, इक्विपमेंट्स या ऑयल या हमारे ग्रीस बॉक्स या हमारे लिए कुछ कभी कभी हम लोग जो फैब्रिक होता है, कुछ रॉ फैब्रिक्स होते हैं, हम उनका यूज़ करते हैं। तो उनको भी आप, क्योंकि वो रेगुलरली मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट होता है, तो उन्हें स्टोर या स्पेयर पार्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टॉक अगेंस्ट अनपेड बिल अंडर यूज एंड सेंस LC और आउटस्टैंडिंग बायर्स क्रेडिट। दोस्तों ये क्या है,
अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बात आ रही है आपके क्रेडिटर्स की, यानी क्रेडिटर्स के अंदर क्या है, अगर आपने एलसी ली हुई है या आपने आउटस्टैंडिंग बायर्स को क्रेडिट करवाया हुआ है, या आपके जो भी क्रेडिटर्स हैं, आप मोटा मोटा लेनदार से बात कीजिए, जो क्रेडिटर्स हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। और गाइस यहाँ पे सिंगल अमाउंट में आपको मेंशन करने दिख रहा होगा आपको 1 2 3, यहाँ पे जो सिंगल अमाउंट है इन तीनों के अंदर आपको मेंशन करना है। क्रेडिटर्स का अमाउंट किसी भी तरह से बैंक कम नहीं करता है, वो पूरा 100% ही अपनी उधारी मान के चलता है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं हम। अब आती है बात डेटर्स की, यानी डेटर्स में आपको जैसे कि बताया गया है, ये देखिए यहाँ पर अब क्या होगा कि जो डेटर्स है ना, वो आपका जो बैंक आपको स्टॉक स्टेटमेंट का फॉर्मेट देता है उसके हिसाब से डिफ़र कर सकता है। जैसे कि बैंक को लगता है कि आपके डेटर्स 180 डेज़ 90 डेज़, या जैसे कि इसमें 6 मंथ्स तक का लिखा हुआ है तो 6 मंथ्स तक का भी आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ बता सकते हैं कि ड्यूज़ गवर्नमेंट्स के नंबर टोटल मान लीजिए 5 पार्टियाँ हैं, उनका इतना अमाउंट है, एसोसिएशंस इतनी हैं और अदर में पार्टियाँ इतनी हैं। आप क्या करेंगे, इनकी शीट को साथ में एनेक्सर में लगा सकते हैं, और बाद में आप यहाँ पे चाहें तो आप नेम ऑफ डेटर्स है उसको भी मेंशन कर सकते हैं। जनरली ये एक मैं जो स्टॉक स्टेटमेंट लिया है, ये मैंने काफ़ी बड़े अमाउंट के लोन जैसे कि कोई 50 CR 20 CR या बिगर अमाउंट के केसेस है उनके अंदर हमको बना कर देना होता है। ओके गाइज, इस तरह से हम बात करेंगे। आपको अपनी सेल्स भी बतानी होगी कि सेल्स कितनी है आपकी, आपने प्रोडक्शंस कितना किया है, कंजम्पशंस कितना है आपका, और आपका जो स्टोर्स का कंजम्पशन है। तो ऐसे करके टोटल का हम देखेंगे इस शीट के अंदर। फाइनल में हमारे सारे जो भी अमाउंट हैं ये समरी वाइज निकल के आ जाएंगे। जैसे कि आपका टोटल स्टॉक का पार्ट हो गया, ये आपके टोटल क्रेडिटर्स हो गए हैं ये, फिर इसके बाद में जो टोटल डेटर्स हो गए हैं आपके, पॉइंट नंबर बी है। पॉइंट नंबर सी के अंदर आपके अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर, यानी जो भी आपके अदर पॉइंट्स हैं। दोस्तों लास्ट में जाके आप देखेंगे हमारे जो भी स्टॉक्स हैं, यानी रॉ मटेरियल का टोटल कितना अमाउंट आया, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे पॉइंट नंबर 3 के अंदर। हमारे टोटल स्टोर्स कितने हैं, स्टॉक इन प्रोग्रेस में कितना है, फिनिश गुड्स में कितना है, स्पेयर्स में कितना है, और बुक डेट्स में कितना है। दोस्तों अब बात करते हैं ड्राइंग पावर की, जो कि मैं बता रहा हूँ सेकंड वीडियो में करेंगे हम लोग। तो मैं इस वीडियो के अंदर नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी ईजी रहेगा। आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ तक आपको सारे जो भी टोटल्स हैं, ये आपका अकाउंटेंट या आपका सी दे देगा, जनरली अकाउंटेंट ही दे देगा आपको। तो यहाँ तक आप पॉइंट नंबर 3 भर लीजिए। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इसे एक्सेल शीट पे बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे आपको इसे कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूंगा, कंप्लीट करूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक कीजिएगा, और आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।